हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो? आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। हम बात कर रहे थे सेल की, और सेल की जब हम यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको अलग अलग लोकेशंस हमको देखने को मिल रही हैं, और उन लोकेशंस के ऊपर हम स्टे कर रहे हैं। जैसे इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, और उसके बाद आज हम सेल वॉल तक पहुँच चुके हैं। और सेल वॉल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेल वॉल के कंपोजिशन की हम बात करेंगे। सेल वॉल कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में, कौन कौन से सेल्स में आपको देखने को मिलती हैं, सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल वॉल के क्या फंक्शन हैं, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। सेल वॉल एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट आपको बैक्टीरियाज में, प्लांट्स में आपको मेनली देखने को मिलता है। फंजाई के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम सेल वॉल की बात करेंगे तो इसे हम नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर हम इसको कंसिडर करते हैं। यानी सेल जो वॉल होती हैं वो एक एक्जोस्केलेटल का काम करती है सेल के लिए, और इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में। इस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल वो क्या करती है, इंश्योर करती है। यानी कैसी भी वातावरणीय परिस्थितियाँ हों, उन सभी परिस्थितियों से उसको लड़ने में कैपेबल बनाती हैं सेल वॉल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सामने सेल वॉल की। और सबसे पहले हम यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, और उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कौन से वो मटेरियल है जिससे वो बनी हुई है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। और ये जितने भी फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इनसे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं नीट के अंदर। तो देखो, यहाँ पे आज हम एक नए पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, सेल वॉल को, यानी कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति से संबंधित एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है कि ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। यह है नॉन लिविंग रिजिड संरचना है, यानी कठोर संरचना है। अजैविक और कठोर निर्जीव कठोर संरचना है। और सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? निम्न जीवों में पाई जाती है। निम्न जीवों में पाई जाती है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके सामने जीवाणु की। जीवाणु में हमने सेल इन्वलप हमने डिस्कस किया था, तो हमने कहा कि इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, सेल वॉल देखने को मिलेगी, और ग्लाइकोकेलिक्स का कोट आपको देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई थी। पेप्टिडो ग्लाइकिन से बनी हुई आपको सेल वॉल देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल हमको फंजाई में भी देखने को मिलती है, और फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन से बनी हुई होती है। सेवालों में भी हमको सेल वॉल देखने को मिलती है, सेवाल में भी, और ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के साथ साथ में यहाँ पे आपको ग्लेक्टोज भी देखने को मिलेगा। ग्लेक्टोज के साथ में मेनोज, मेनोज के साथ साथ में यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये एक शैवाल की जो कोशिका भित्ति है उसके मुख्य अवयव या मुख्य घटक आपको देखने को मिल रहे हैं। मेनोज, गलेक्टोज,
कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार के कंपोनेंट आपको शैवाल की कोशिका भित्ति में ही देखने को मिलेंगी, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं आपके सामने पादप पादप कोशिका के अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, और इसके अवयव आपको सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन, ये सारे अवयव आपको पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है कि पादप कोशिकाओं में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, या पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अवयव हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इसी के साथ साथ प्रोटीन, ये कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं पादपों में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे शैवाल के अंदर सेलुलोज, ग्लेक्टोज, मेनोज, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे अवयव शैवालों की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में आपको देखने को मिलते हैं। और फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल की जो कोशिका भित्ति होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती हैं, जो एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, एन एस्टाइल म्यूरेनिक एसिड का एक तरीके से पॉलीमर होती है ना। तो ये हमने कुछ बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में किस किस प्रकार की आपको सेल वॉल देखने को मिल रही है और उसके कंपोनेंट क्या है ना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो इन पॉइंट्स को आप बेटा जी हल्के में मत लेना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति की संरचना के ऊपर। हम यहाँ पे पादप कोशिका भित्ति को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी संरचना के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पादप कोशिका भित्ति की संरचना, पादप कोशिका भित्ति की संरचना, पादप कोशिका भित्ति की संरचना को जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है उसको जो कवर किए हुए हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कोशिका द्रव्य झिल्ली जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हमको सेल वॉल देखने को मिलेगी, और सेल वॉल में भी सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल में भी बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। तो सिस्टेमेटिक वे में वो किस प्रकार से अरेंज्ड हैं इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमको कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। हेक्सागोनल सेल्स जनरली आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे प्राइमरी में सेकेंडरी सेल वॉल की L1 लेयर हमको देखने को मिल रही है। ये L2 लेयर हमको देखने को मिल रही है। ये L3 लेयर हमको देखने को मिल रही है, और यह प्राइमरी सेल वॉल की लेयर हमको देखने को मिल रही है। तो ये हमने एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया है, और इसके अंदर आपको कोशिका द्रव्य आपको देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म। और कोशिका द्रव्य को कवर कर किए हुए ये जो सबसे इनर आपको लेयर देखने को मिल रही है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और प्लाज्मा झिल्ली को आप बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पे जो लेयर आपको देखने को मिल रही है इसे हम बोलते हैं L3 लेयर। ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं L2 लेयर। ये जो लेयर है इसे हम बोलते हैं L1 लेयर। और ये जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति की, द्वितीयक कोशिका भित्ति की। और सबसे बाहर ये जो लेयर है ये है प्राथमिक कोशिका भित्ति।
प्राथमिक कोशिका भित्ति। इस प्रकार से हमको ये व्यवस्थित देखने को मिल रही हैं। और ये प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति ये साथ में कंबाइनली कहलाती है कोशिका भित्ति। इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो ये हमने एक कोशिका भित्ति की संरचना को हमने डिस्कस किया है जो प्लांट सेल में आपको देखने को मिलती है। और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो नई कोशिका भित्ति की जो लेयर्स बनेगी वो हमेशा पुरानी जो लेयर है उसके इनर साइड में बनती है। यानी कोशिका भित्ति की नई परत हमेशा पुरानी परत के अंदर की ओर बनती है, अंदर की ओर बनती है। जैसे अगर इन सभी लेयर्स को हम डिस्कस करें तो इसमें से सबसे पुरानी लेयर कौन सी है, तो हम बोलेंगे कि ये जो प्राइमरी जो कोशिका भित्ति हम बोल रहे हैं सबसे पुरानी है। इसके बाद सेकेंडरी कोशिका भित्ति की L1 लेयर बनी, फिर L2 लेयर बनी, फिर L3 लेयर बनी, है ना। तो ये L3 लेयर जो सबसे नई लेयर है, जो सबसे इनर साइड में है ना। तो हमेशा जो नई लेयर्स बनेगी वो अंदर की साइड में बनेगी, अंदर की ओर बनेगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको ध्यान में रखना है। सेल वॉल की जो नई लेयर्स बनेगी वो हमेशा इनर साइड में बनेगी, पुरानी जो लेयर है उसके अंदर की ओर बनेगी नई लेयर। और यहाँ पे ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर हमने जैसे डिस्कस की है, ये एक सेल है। इसी प्रकार से कोई अगर दूसरी सेल है तो यहाँ पे हमको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, उसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे, मिडिल लेमिला का। जैसे एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तो इनके बीच में एक सब्सटेंस हमको देखने को मिलेगा, फिल्ड, जो दोनों सेल को एक दूसरे से सटा के रखने का काम करता है, एक दूसरे को बांध के रखने का काम करता है, जोड़ के रखने का, जिसे हम बोलते हैं मिडिल लेमिला, है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक डायग्रामेटिक वे में थोड़ी सी हमने सेल वॉल को हमने डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं पादपों की कोशिका भित्ति को, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की जब हम बात करते हैं तो पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के अलावा यहाँ पे हमको हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, इस प्रकार के कंपोनेंट्स या अवयव भी हमको और साथ में देखने को मिल रहे हैं। तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कोशिका की भित्ति की अगर हम बात करते हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षात्मक आवरण होती है पादप कोशिका का। यह बाह्य कंकाल बनाती है, यह कोशिका का बाह्य कंकाल बनाती हैं। रिजिड स्ट्रक्चर है, कठोर संरचना है, तो ये एक तरीके से बाह्य कंकाल बनाएगी, प्रोटेक्ट करेगी यहाँ पे प्लांट्स को। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहाँ पे हमको सेलुलोज की माइक्रो और मैक्रो फाइबर्स हमको देखने को मिलेंगे, वो एक दूसरे के साथ में अरेंज रहेंगी। यानी कोशिका भित्ति में सेलुलोज के तंतु समांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिससे ये बहुत सारे सेलुलोज फिलामेंट्स हैं, तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे और इनको कनेक्ट करने का, इनके बीच में
मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने का जो अगर हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, साथ ही हेमी सेलुलोज वे पेक्टिन मैट्रिक्स का मध्यांश का निर्माण करते हैं। जैसे ये डिफरेंट टाइप के सेलुलोजिक फाइबर्स हमने इस प्रकार से अरेंज कर दिए हैं, तो हेमीसेलुलोज क्या करता है, इन सभी कंपोनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जिससे जो मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी, आपकी जो वॉल है उसकी स्टेबिलिटी एक तरीके से आपकी इंक्रीज होती है ना। तो यहाँ पे हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सभी इंटरमीडिएट से जो मैट्रिक्स है, इनके बीच में ये जो ग्लू है इसका फॉर्मेशन करेगा, इनके बीच में कनेक्शन बनाने का काम करेगा, ये जो मायोफाइब्रिल्स है, मैक्रोफाइब्रिल्स है इनके बीच में। तो इस प्रकार से ये सारे कंपोनेंट मिलके सेल वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। और इसमें से अगर हम सेलुलोज की बात करें, तो सेलुलोज का फॉर्मेशन आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ये जो कंपोनेंट है सेलुलोज, इसको हम अलग पॉइंट के तौर पे डिस्कस कर लेते हैं। कोशिका भित्ति के कोशिका भित्ति के घटकों का निर्माण, यानी कोशिका भित्ति के इन घटकों का निर्माण कहाँ होता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं, आपके सामने सेलुलोज की हम बात कर रहे हैं बेटा जी। तो सेलुलोज का निर्माण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सेलुलोज का निर्माण आपको देखने को मिलता है कोशिका झिल्ली पर होता है। और जब हम बात करते हैं हेमी सेलुलोज की या पेक्टिन की, हेमी सेलुलोज वे पेक्टिन, इनका निर्माण हमको देखने को मिलेगा गोल्जी बॉडी के अंदर। प्लांट्स में भी आपको गोल्जी बॉडीज देखने को मिलेगी, और गोल्जी बॉडीज के अंदर हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, इस प्रकार के सब्सटेंस बनेंगे। और ये सब्सटेंस बाहर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे सेल वॉल की ये जो फाइबर्स की जो लेयर्स बनी हैं इनके बीच में रिलीज होंगे, और फाइनली एक तरीके से ये इस नई बनी हुई सेल वॉल को रिजिडिटी एक तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं, यानी दृढ़ता प्रदान करते हैं ये कंपोनेंट। और इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें हम बात कर सकते हैं इनका निर्माण गोल्जी काई में होता है। गोल्जी काई में वेसिकल्स बनती हैं, वेसिकल्स बाहर जाके रिलीज होते हैं और इन कंपोनेंट्स को एक तरीके से आउटर सरफेस पे रिलीज करेगी, है ना। तो ये हमने एक पॉइंट और कवर किया है। इसी प्रकार से हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सेल वॉल्स हमको देखने को मिल रही थी। जैसे हमने कहा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, इसी प्रकार से एक तृतीय कोशिका भित्ति होती है। तो इन कंसेप्ट को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं कि ये क्या है बेटा जी, है ना। इनिशियली जो पादप होते हैं, इनिशियली जब पादप का निर्माण हो रहा होता है, उस समय जैसे बीज आपका अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद जो नई पादप कोशिकाएं बनेगी, उन कोशिकाओं में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, लेकिन वो सेल वॉल प्राइमरी प्रकार की होती है, यानी उसमें अभी रिजिडिटी नहीं है, पतली हैं, इलास्टिक नेचर है ना। वो वृद्धि कर सकती है धीरे धीरे। जब वो सेल एक तरीके से आपकी ओल्ड होगी, तो उस कंडीशन में उस सेल के अंदर नई एक तरीके से लेयर्स इनर साइड में एक तरीके से डेवलप होगी। जैसे हमने कहा कि द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंदर L1, L2, L3 इस प्रकार की लेयर्स हमको देखने को मिल रही थी। तो जब वो सारी लेयर्स डेवलप हो जाएगी, तो उस कंडीशन में
वही जो सेल आपकी फ्लेक्सिबल थी, वो वर्दी करने में कैपेबल थी, अब वो ग्रोथ करने में कैपेबल नहीं रहेगी, रिजिड हो जाएगी एक तरीके से। और कुछ कंडीशन के अंदर इनमें कुछ इस प्रकार के सबस्टेंस आपके स्टोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेल आपकी डेड हो जाती हैं और वो अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे ट्रैकेट्स की हम बात करते हैं तो उनमें आपको डिफरेंट टाइप के ऐसे मटेरियल जैसे लिग्निन है, जाइलोन है, इस प्रकार के मटेरियल का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। और उन डिपोजिशनों की वजह से उनकी नेचर थोड़ी सी और डिफरेंट हो जाएगी, तो उस प्रकार की सेल वॉल को हम टर्सरी सेल वॉल हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम इस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे कोशिका भित्ति की प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं। कोशिका भित्ति के प्रकार, प्राइमरी कोशिका भित्ति यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति हम बोल सकते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये होती है पतली, पतली वे ललचीली होती हैं। इसका जो निर्माण होता है उसमें आपको सेलुलोज देखने को मिलेगा, हेमी सेलुलोज आपको देखने को मिलेगा और पेक्टिन भी आपको देखने को मिलेगा। तीनों कंपोनेंट देखने को मिलेगा, लेकिन कंपोजिशन में अभी यहाँ पे कम है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि इसमें वर्दी करने की क्षमता है। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एक तरीके से ये सेल के साइज के साथ में ग्रोथ करने में कैपेबल है। अभी एक तरीके से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो सकती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड स्ट्रक्चर अभी नहीं बनी है ना। तो यहाँ पे कोशिकाओं की वृद्धि के साथ इसकी वृद्धि भी क्या है, कोशिकाओं की वृद्धि संभव है। कोशिकाओं की वृद्धि संभव है, यानी इस अवस्था तक जब तक प्राइमरी सेल वॉल रहेगी तब तक कोशिकाएं वृद्धि कर सकती हैं, पादप कोशिकाओं में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इसके इनर साइड के अंदर कुछ और लेयर्स आपकी डेवलप होती हैं जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और द्वितीय कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मोटी परत आपको देखने को मिलेगी, मोटी वे दृढ़ इसकी संरचना होती है, मोटी वे दृढ़ संरचना होती है। इसी के साथ साथ में इसमें भी आपको सेलुलोज, हेमी सेलुलोज वे पेक्टिन, इस प्रकार के घटक या अवयव आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको बहुत सारी परतें आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था तो हमने कहा कि इसमें L1, L2, L3 बहुत सारी परतें आपको देखने को मिल रही हैं। और हमेशा जो नई परत बनेगी वो पुरानी परत के अंदर की ओर बनेगी, है ना। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें बहुत सारी परतें होती हैं। इसमें L1, L2, L3 परतें होती हैं और इसमें वृद्धि करने की क्षमता नहीं है, वृद्धि करने की क्षमता नहीं है क्योंकि अभी रिजिड हो चुकी है, अब ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर ही है क्योंकि ये पतली और लचीली है। जब द्वितीय कोशिका भित्ति के ऊपर बात की जाएगी तो इसमें बहुत सारी परतें देखने को मिलेगी और ये आपकी मोटी व दृढ़ संरचना है और इसमें वृद्धि करने की अब क्षमता नहीं रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब हम बात कर सकते हैं आपके सामने तृतीयक कोशिका भित्ति की। और तृतीय कोशिका भित्ति में क्या होता है बेटा जी, तृतीय कोशिका भित्ति में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। तृतीयक कोशिका भित्ति, और इन कोशिका में क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको यह कुछ विशिष्ट पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं, यानी ये कॉमन नहीं है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, कुछ ही कोशिकाओं में आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे वाहिनिकाएं, तो वाहिनिकाओं के जो वॉल होती हैं उनमें हमको तृतीय कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। वहाँ पे हेमी सेलुलोज के साथ साथ में आपको जाइलोन का भी डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सेल्स होते हैं ये डेड सेल्स हम कंसिडर करते हैं, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म है उसमें इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीन अलग अलग प्रकार के सेल वॉल आपको देखने को मिल रही हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉमन सेल वॉल है जो सभी प्लांट सेल्स के अंदर आपको ऑब्जर्व होगी, लेकिन जो तृतीयक कोशिका भित्ति है वो विशिष्ट है, कुछ ही स्पेसिफिक जो सेल्स हैं उन्हीं के अंदर आपको ऑब्जर्व होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक कंसेप्ट के ऊपर जिसे हम बोलते हैं मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला, जिसे हम कंसिडर करते हैं। ये क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे एक प्लांट सेल आपकी ये है, और ये सभी प्रकार की कोशिका भित्ति। दूसरी प्लांट सेल आपकी ये है, तीसरी प्लांट सेल आपकी ये है। तो इन प्लांट सेल के बीच में आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है, इस ग्राउंड स्पेस को एक मटेरियल फील्ड करता है या एक लेयर फील्ड करती है। इनके बीच में एक लेयर पाई जा रही है, उस लेयर को हम बोलते हैं मिडिल लेमिला, यानी उसके लिए हिंदी में टर्म हम यूज़ करते हैं मध्य पटलिका। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला जिसे हम बोलते हैं। मध्य पटलिका क्या है? मध्य पटलिका विभिन्न पादप कोशिकाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे आपने दीवार बनते हुए आपने देखी होगी, दीवार में क्या होता है, जैसे एक ब्लॉक होता है उसके ऊपर हम सीमेंट लगाते हैं, फिर दूसरे ब्लॉक को उसके ऊपर रखते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं, फिर तीसरे ब्लॉक को उसके ऊपर हम रखते हैं, फिर सीमेंट हम लगाते हैं। तो यहाँ पे सीमेंट के थ्रू इन ब्लॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सटा के हम रख रहे हैं, इनकी सीमेंटिंग हम कर रहे हैं, इनको हम फिक्स हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से इन डिफरेंट टाइप की प्लांट सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल का जो काम कर रही है वो कर रही है यहाँ पे मिडिल लेमिला, मध्य पटलिका, है ना। तो ये विभिन्न पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियों के बीच जुड़ाव का काम करती है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगी। और ये आपकी कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम पेक्टेट से ये बनी होती है। कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। अगर आपसे पूछे कि मध्य पटलिका क्या है, तो ये कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, और ये पादप कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ में सटा के रखने का काम करती है।
और सीमेंटिंग मटेरियल की तरह से ये एक तरीके से एक्ट करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे टर्म हम यूज़ करते हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा। प्लाज्मा डेस्मेटा क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। प्लाज्मा डेस्मेटा को हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा जी। प्लाज्मा डेस्मेटा सेल्स के बीच में कनेक्शंस है ना, जैसे एक प्लांट सेल है, दूसरी प्लांट सेल है, और इनके बीच में हमको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे, यानी दो प्लांट सेल का जीव द्रव्य एक दूसरे से कनेक्टेड हमको देखने को मिलेगा। और ये जो कनेक्शन बन रहा है, इस कनेक्शन के लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा, है ना। प्लाज्मा डेस्मेटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले आपको ये ऊपर वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पादप कोशिकाओं के बीच एक हमको सीमेंटिंग मटेरियल देखने को मिलता है, जो पादप कोशिकाओं की भित्ति को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। उसे बोलते हैं मध्य पटलिका। उस परत को हम बोलते हैं मध्य पटलिका। और मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। मध्य पटलिका के अंदर आपको कैल्शियम की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी, कैल्शियम पेक्टेट आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा। प्लाज्मा डेस्मेटा क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। प्लाज्मा डेस्मेटा ये है दो पादप कोशिकाओं के बीच, दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य संयोजन है। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हमको देखने को मिल रहे हैं दो कोशिकाओं के बीच में। कैसे देखने को मिल रहे हैं, जिससे एक प्लांट सेल आपकी ये है, दूसरी प्लांट सेल आपकी ये है। तो इन दोनों प्लांट सेल के बीच में इस प्रकार से हमको एक साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हमको देखने को मिलेगा। और इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा। और ये जो प्लाज्मा डेस्मेटा है, ये है कोशिका भित्ति वे मध्य पटलिका को भेदते हुए दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ता है। और इसके बीच में हमको एक ट्यूब्यूल हमको देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं डेस्मोड ट्यूब्यूल्स, है ना। वो दोनों के बीच में जीवद्रव्य कनेक्शन को इंश्योर करती है। इनके बीच में इस प्रकार से एक ट्यूब्यूल हमको देखने को मिलेगी, डेस्मोड ट्यूब्यूल्स। दोनों कोशिकाओं के बीच संयोजन हेतु डेस्मो ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। डेस्मो ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। और डेस्मो ट्यूब्यूल क्या है, यह है अंतः प्रद्रवी जालिका होती हैं। ये क्या है, ये रूपांतरित अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, डेस्मो ट्यूब्यूल्स, जो इन दोनों कोशिकाओं के बीच
प्लाज्मा जो डेस्मेटा कनेक्शन है उसके थ्रू एक तरीके से रन होती हैं और दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करने को ये इंश्योर करती हैं, है ना। दोनों कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से ये कनेक्ट करती हैं। तो हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट डिस्कस किया है, प्लाज्मा डेस्मेटा। प्लाज्मा डेस्मेटा आपको प्लांट सेल्स में देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा डेस्मेटा दो प्लांट कोशिकाओं के बीच में संयोजन है। प्लाज्मा डेस्मेटा सेल वॉल और मिडिल लेमिला को भेदता हुआ दो कोशिकाओं के जीव द्रव्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है नीट में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं फंक्शंस के ऊपर, यानी कोशिका भित्ति के कार्य क्या है। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य। सबसे पहले कार्य की अगर हम बात करें तो ये प्लांट जो सेल्स होती हैं उनको एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करवाती है, यानी प्लांट की जो सेल्स होती हैं उनको एक निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। पादप कोशिकाओं को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये पादप कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं आकृति एक तरीके से क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। यह पादपों की यांत्रिक वे यांत्रिक आघातों से वे संक्रमण से सुरक्षा करती हैं। यांत्रिक आघात समझ रहे हो, अगर कोई मैकेनिकल एक तरीके से यहाँ पे आघात हो रहा है, प्लांट के ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है मैकेनिकल हमला, तो उससे उस प्लांट को प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे काम करेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे संक्रमण से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, यानी जो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको डायरेक्ट प्लांट सेल के कांटेक्ट में आने से ये क्या कर रही है, रोक रही है, यानी इन्फेक्शन वगैरह से भी ये प्रिवेंट कर रही है। इसी के साथ साथ ये कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने का भी काम कर रही है। जैसे अभी हमने आपके सामने प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शंस हमने डिस्कस किए, तो वो सेल वॉल से होते हुए ही एक तरीके से क्या हो रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, सेल वॉल से होते हुए ही एक तरीके से वो जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे यह कोशिका से कोशिका की अंतः क्रिया को भी अंत्यक्रिया में भी सहायक है। यानी सेलुलर जो इंटरेक्शन हो रहा है, सेल टू सेल जो इंटरेक्शन हो रहा है, कोशिकाएं एक दूसरे से जो इंटरेक्शन कर रही हैं, डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल का एक्सचेंज कर रही हैं, उसको भी ये इंश्योर कर रही है सेल वॉल। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सेल वॉल का एक और फंक्शन हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आकृति की हमने बात कर ली, इन्फेक्शन की हमने बात कर ली है, अंत्यक्रिया की हमने बात कर ली है। तो ये मेजर कुछ फंक्शंस हमको देखने को मिल रहे हैं सेल वॉल के, कोशिका भित्ति के। तो यहाँ पे हमने सेल वॉल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। सेल वॉल की कंपोजिशन के ऊपर हमने बात की है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात की है। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मिडिल लेमेला क्या है या प्लाज्मा डेस्मेटा कनेक्शंस क्या हैं,
तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, है ना। और ये सारे फंक्शंस आपको सेल वॉल के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमने आकृति की हमने बात की है, यांत्रिक आघात की हमने बात की है, और कोशिका से कोशिका के इंटरेक्शन की हमने बात की है। एक पॉइंट में थोड़ा सा भूल रहा था लेकिन मेरे को याद आ गया। एनसीईआरटी का पॉइंट है कि ये जो बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए ये एक बैरियर का काम भी करती है, यानी बड़े साइज के यानी वृहत अणुओं के लिए वृहत अणुओं के लिए रोधक होती है। यानी जो बड़े आकार के जो मॉलिक्यूल हैं, बड़े आकार के जो पार्टिकल्स हैं, उनको सेल में एंट्री को ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, उनको वहीं पे एक तरीके से ये रोक देती है, अंदर प्रवेश नहीं करने देती है ना। तो ये हमने कुछ फंक्शन डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में।